ईयर 1999 में नासा का $125 मिलियन का प्रोजेक्ट मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर स्पेस में अचानक से डिसअपियर हो गया। सिर्फ एक छोटी सी गलती थी, इंजीनियर्स की दो टीम अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम यूज कर रही थी। एक्चुअली जो स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स होते हैं जिनसे स्पेसक्राफ्ट को एक फोर्स प्रोवाइड की जाती है, वो एक प्राइवेट कंपनी ने बनाए थे और उन्होंने उसकी मेजरमेंट जो कैलकुलेशंस की थी वो इंपीरियल सिस्टम के बेस पे की थी। वहीं पर नासा की दूसरी टीम थी जिन्होंने स्पेसक्राफ्ट के सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया था। उन्होंने मैट्रिक सिस्टम का यूज किया था। ऑल्दो नासा का स्टैंडर्ड सिस्टम वही था। और हुआ ये कि जब स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया तो उसको जितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट की और थ्रस्टर्स को कमांड दी। और थोड़े ही टाइम बाद स्पेसक्राफ्ट की ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल चेंज हो गई और वो कंट्रोल के बाहर हो गया। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि प्रॉब्लम एक्चुअली रियलिटी में थी ही नहीं। मतलब कि जो स्पेसक्राफ्ट था या प्लैनेट की ग्रेविटी थी या उसको जितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट थी, वो सब चीज़ें बिल्कुल वैसे ही काम कर रही थी जैसे उनको डिजाइन किया गया था या फिर नेचर के लॉज के अकॉर्डिंग उनको जैसे काम करना चाहिए था। प्रॉब्लम ये थी कि इंजीनियर्स ने उस रियलिटी को किस लेंस से देखा और उस बेसिस पर क्या डिसीजंस लिए। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हम ह्यूमंस रियलिटी पर डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते, बल्कि हमारा ब्रेन रियलिटी का एक मॉडल क्रिएट करता है और हम उस मॉडल पर ही रिएक्ट करते हैं। हमारे सारे डिसीजंस या फिर जो सॉल्यूशंस होते हैं वो उसी पर बेस्ड होते हैं। पर हमारा ब्रेन ऐसा करता क्यों है? इसके पीछे रीजन ये है कि रियलिटी इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स है। ये इतनी कॉम्प्लेक्स है कि मेरा और आपका ब्रेन इसकी हर माइन्यूट डिटेल को प्रोसेस कर ही नहीं सकता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा माइंड कुछ मेंटल शॉर्टकट्स क्रिएट करता है, पैटर्न्स डिटेक्ट करता है और कुछ फ्रेमवर्क्स बनाता है। यही फ्रेमवर्क्स रियलिटी के कंप्रेस्ड वर्जन होते हैं ताकि ये रियलिटी को आसानी से समझ सके, प्रिडिक्ट कर सके और फास्ट डिसीजंस ले सके। जैसे कि मैप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल मैप्स। गूगल सैटेलाइट्स के थ्रू पूरी दुनिया को स्कैन करता है, इमेजेस लेता है और उसका एक मैप क्रिएट करता है। वो मैप एक्चुअल दुनिया नहीं है, लेकिन अगर आपको कहीं पर भी किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो वो मैप बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। जैसा कि आपने सुना होगा, मैप इज नॉट दी टेरिटरी। वैसे ही हमारा जो ब्रेन मॉडल क्रिएट करता है वो एक्चुअल रियलिटी तो नहीं होती है, लेकिन वो रियलिटी को प्रिडिक्ट करने में, उसको समझने में या उसके साथ एंगेज करने में ही सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, फॉर एग्जांपल कि गूगल जिन सैटेलाइट्स के थ्रू उस मैप को क्रिएट कर रहा है, अगर उस सैटेलाइट में ही प्रॉब्लम हो तो वो जो मैप क्रिएट होगा, क्या आप उसके बेसिस पर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा पाएंगे? या फॉर एग्जांपल कोई साइंटिस्ट है जो एक माइक्रोस्कोप का यूज कर कर किसी ऑब्जेक्ट का एनालिसिस कर रहा है, और अगर उस माइक्रोस्कोप में ही कमी है तो वो जो उस ऑब्जेक्ट के एनालिसिस के बेस पर जो थ्योरीज बिल्ड करेगा, क्या वो थ्योरीज करेक्ट होंगी? तो आज हम उसी लेंस पर बात करने वाले हैं जिसको हम कह सकते हैं इन अदर लैंग्वेज मेंटल टूल्स, यानी कि वो टूल्स जिनका यूज करके हमारा ब्रेन रियलिटी का एक मॉडल क्रिएट करता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो सबसे पहला टूल होने वाला है दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तो ये बेसिकली ये कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसको उसके फंडामेंटल पार्ट्स तक ब्रेक कीजिए और वहां से अगेन उसको बिल्डअप करना स्टार्ट कीजिए। ये टूल हमारी किस तरह से हेल्प कर सकता है? तो ये टूल तब बहुत ज़्यादा काम आता है जब आप कुछ क्रिएटिव या यूनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले से नहीं बना है, या फिर पहले से जो सॉल्यूशंस ऑलरेडी क्रिएटेड है आप उससे ज़्यादा बेटर कोई सॉल्यूशंस क्रिएट करना चाहते हैं या कोई ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। जैसे इलोन मस्क इसका एक बहुत ही प्राइम एग्जांपल है। वो अपने हर इंटरव्यू या हर पॉडकास्ट में फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग को एम्फसाइज करते हैं। कैसे उन्होंने इसका यूज किया इतनी सारी कंपनीज बिल्ड करने में या इतने सारे प्रोडक्ट बिल्ड करने में। सो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग इज बेसिकली द आर्ट ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू देयर फंडामेंटल ट्रूथ्स। मतलब कि सरफेस लेवल से बियॉन्ड जाकर प्रॉब्लम्स को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने का एक तरीका है। यह हमें ऐसे सॉल्यूशंस क्रिएट करने में हेल्प करता है जो सॉल्यूशंस पहले ऑलरेडी कभी नहीं बने हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात यह है कि फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग को आप हमेशा हर चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या कुछ भी बिल्ड कर रहे हैं
सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिए कि आज तक वो काम कैसे होता आया है, या जो स्टैंडर्ड तरीके हैं उस काम को करने के क्या हैं। उनको समझने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उसमें कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, या फिर आप इस प्रॉब्लम को कुछ अलग वे में सॉल्व कर सकते हैं, जो सॉल्यूशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करते, या जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं उनमें कुछ कमी है, या वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, या व्हाटएवर द रीज़न। तो अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का यूज़ एट द वेरी फर्स्ट लेवल नहीं करना है, यानी कि एज अ बिगिनर आपको नहीं करना है। जब आप यूज टू हो जाएं टू द स्टैंडर्ड मेथड्स, या वो तरीके जिनसे ऑलरेडी दुनिया चल रही है, या जिनसे जनरली हम हमारे काम होते हैं, उन सब चीज़ों को करने के बाद जब आपको कुछ क्रिएटिव करना है, या सॉल्यूशंस कुछ अलग तरह से बिल्ड करने हैं, या फिर टाइम की रिक्वायरमेंट है कि आपको नए सॉल्यूशंस बनाने हैं, ओनली देन आप फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का यूज़ करिए। और आपको इसमें अपने गोल को वेरी स्पेसिफिकली डिफाइन करना है कि आप किस गोल पर फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग को अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ पर इसको अप्लाई कर दें, फिर वहाँ पर ये एक ट्रैप बन जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट जो हमारा टूल है दैट इज द इन्वर्जन, मीन्स द आर्ट ऑफ फ्लिपिंग। तो ये टूल ये कहता है कि आप प्रॉब्लम को जिस तरह से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार उसके अपोजिट वे में सोचने की कोशिश करिए। तो इन्वर्जन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली सॉल्व करने के बजाय उनको थोड़ा उल्टा करके सोचते हैं। मतलब कि जीतने की बजाय हम वहाँ पर फोकस करते हैं कि हम हार कहाँ सकते हैं। सक्सेसफुल होने की बजाय फेलियर पॉइंट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, बात तो एक ही हुई और बात एक नहीं है। एक्चुअली सारा खेल पैरामीटर्स का है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी सिचुएशंस के लिए कुछ पैरामीटर्स बाय डिफॉल्ट हमारे फेवर में होते हैं, और कुछ पैरामीटर्स हमारे अगेंस्ट में होते हैं। तो जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं अगर वो फेलियर के कम हैं और सक्सेस के ज़्यादा हैं, तो हमें बजाय सक्सेस वाले पैरामीटर्स पे ध्यान देने की बजाय हमें फेलियर वाले पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम उनको कंट्रोल कर सकें आसानी से। जैसा कि हिस्ट्री में वॉर्स के टाइम पर, या आज भी मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे जीत सकते हैं, इसकी बजाय इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि वो कौन सी कमियां हैं जो रह सकती हैं जिनकी वजह से हम हार सकते हैं। या फिर स्पिरिचुअलिटी में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पर ये समझने की बजाय कि मुझे क्या पाना है, इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि मुझे क्या छोड़ना है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो विनिंग है वो आपके फ़ेवर में हो जाती है। सो दिस वाज़ ऑल रिलेटेड टू द इन्वर्जन। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जितने भी मेंटल टूल्स हैं, इस वीडियो में मैंने सिर्फ 2 टूल्स कवर किए हैं। जितने भी टूल्स हैं आप किसी भी एक पर्टिकुलर टूल से अटैच होके मत बैठ जाना, वरना वो टूल प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय खुद प्रॉब्लम बन जाएगा। जैसा कि फेमस इन्वेस्टर चार्ली मुंगर ने कहा था कि अ मैन विद अ हैमर इन हिज हैंड लुक एवरी प्रॉब्लम लाइक अ नेल। मतलब कि अगर आप रियलिटी को सिर्फ एक ही लेंस से देखेंगे, या फिर एक ही टूल के थ्रू देखेंगे, तो आप हर प्रॉब्लम को सिर्फ उसी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और एट द एंड आप कुछ भी ढंग से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ लाइक इट, एंड कमेंट करके बताइए कि क्या आगे और भी आप मेंटल टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ देम एंड आई कैन शेयर। ओके, थैंक्स।